नमस्कार, चर्चा में स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 16 दिसंबर की तारीख है और आज से ठीक 3 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ जो बलात्कार हुआ था उसकी यादें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं और आज पूरा देश निर्भया को श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन जब निर्भया के साथ ये बलात्कार का मामला हुआ था उस वक्त हमने देखा था पूरा देश एक तरह से सड़कों पर उतर आया था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कैसे रोका जाए, कैसे इसे कम किया जाए, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, उसको लेकर सभी ने अपनी चिंता जताई थी। और जो अपराधी हैं, जो खास करके जो बलात्कार करने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, कड़ा कानून बनाया जाए, उसको लेकर भी पूरे देश से आवाजें उठी थी। उसके बाद हमने देखा कि देश में कानूनों में परिवर्तन भी हुआ, कुछ कानून बदले गए, कुछ अभी भी बदलने की प्रक्रिया में है। लेकिन उसके बाद तब से लेकर आज तक क्या हुआ ये एक अलग कहानी है। लेकिन इसी बीच आज से और कह सकते हैं इस पूरे हफ्ते एक और नया अध्याय, विवाद का एक नया अध्याय खुल गया है। और वो विवाद का अध्याय इसलिए खुला है क्योंकि निर्भया के साथ बलात्कार करने वालों में जो एक किशोर था, इसी हफ्ते इसी सप्ताह उसको रिलीज होना है। वो बाल सुधार गृह में गया था 3 साल के लिए और उसके बाद अब वो उसको रिहा कर दिया जाएगा। और इसीलिए एक बार फिर से बहस शुरू हुई है कि क्या किशोर अपराधियों को 3 साल बाल सुधार गृह में रखकर छोड़ना दरअसल कितना उचित है, क्योंकि बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये इंसाफ नहीं है और 16 से 18 साल के जो किशोर अपराधी हैं उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिसने इतना जघन्य अपराध किया था आखिर आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। ये तमाम बातें हैं उठ रही हैं, लेकिन कानून कुछ कहता है, लेकिन लोगों की जनभावनाएं कुछ कहती हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि किशोर अपराधों को लेकर इसी निर्भया बलात्कार कांड के बाद किशोर अपराधों को लेकर उसमें बदलाव को लेकर भी एक आवाज उठी थी। संसद में अभी एक विधेयक जो है वो अभी लंबित है। तो क्या होना चाहिए दरअसल जो किशोर अपराधी होते हैं, जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, क्या उनको सजा देना जरूरी है या फिर दरअसल उनमें सुधार की जरूरत है, सुधार की गुंजाइश। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करा दो। हमारे साथ भारती अली हैं। भारती अली किशोर और बाल जो उनके कानून हैं और किशोर और बाल जो उनके हक हैं उसके लिए लड़ती हैं। हक संस्था की को डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की। हमारे साथ राजीव नंदा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं भारती जी आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप बाल जो हक है उनके लिए बात करती है, बाल अधिकारों के लिए बात करती हैं। जाहिर सी बात है कि आपका अपना एक अलग स्टैंड होगा, लेकिन आप एक महिला भी हैं और एक माँ भी हैं। और अभी जो निर्भया की माँ ने एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरी बच्ची के साथ जिसने ऐसा किया वो एक बार रिहा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से मैसेज ये जाएगा कि आप कुछ भी कीजिए, 2-3 साल बाद आप फिर से जो है खुले घूम सकते हैं। मेरी बेटी के साथ ये तो इंसाफ नहीं हुआ। क्या कहेंगी आप? आपने सही कहा कि हम बाल अधिकारों पर काम करते हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकारों पर भी उतना ही काम करते हैं। और जितने बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो कानून को जिन्होंने तोड़ा है, उतने ही बच्चे ऐसे हैं जो सेक्सुअल अब्यूज, यौन शोषण के विक्टिम्स हैं। और कानून ये बात भी सच है कि एक माँ के रूप से जब आप सोचें तो बार बार यही आवाज़ निकलती है। और मैं भी एक माँ के रूप से सोचूं तो यही आवाज़ निकलेगी कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो जब सवाल ये है कि किसी और के साथ नहीं होना चाहिए तो हमें सोचना पड़ेगा सॉल्यूशंस क्या हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, हम कैसे उसको रोक सकते हैं। और उस पर आज के समय में कम चर्चा हो रही है और बार बार चर्चा फिर एक केस पे केंद्रित हो रही है। तो हमें किसी एक केस की बात नहीं करनी, हमें कई ऐसे केसेस की बात करनी है जहां एक तरफ 36,000 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं 2014 में, 36,000 से ज़्यादा कुछ। वहाँ दूसरी तरफ जो है 1990 केस ऐसे हैं जिसमें जुवेनाइल सम्मिलित हैं। वो हमें समझना होगा कि वो किस प्रकार के केसेस हैं। क्या वो ऐसे केसेस हैं जहां बिल्कुल सुधार संभव नहीं है जी? क्या उस पर कोई रिसर्च हुआ, कोई स्टडी हुआ? पिछले 3 साल में जब हम रिसर्च पर अपना समय लगा सकते थे, हमने तब भी समय नहीं लगाया। क्या सरकार ने जानबूझकर समय नहीं लगाया? ये प्रश्न भी साथ में उठाने पड़ेंगे। हमारा अनुभव ये कहता है कि 3 साल जो है वो अपने आप में पर्याप्त है किसी जुवेनाइल को रिफॉर्म करने के लिए। जितना आसानी से एक यंग माइंड
किशोरावस्था में जितना आसानी से आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उतना ही आसानी से आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चैनलाइज कर सकते ये हैं। आपने इस पर स्टडी की, आप स्टडी करने का, या आपने अनुभव के आधार ये पर हमारे आप ऐसा अपने कहती हैं? अनुभव हैं। पिछले 5-6 सालों में हमने कुछ 600 जुवेनाइल्स की काउंसलिंग की होगी, और बहुत कम साधनों के साथ वो काउंसलिंग हुई है। तो वो जितने भी साधन थे उसमें जो काउंसलिंग हुई, उससे उन केसेस में जो रिपीट ऑफेंडिंग का रेट है वो दिल्ली के रेट से आधा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर उसमें इनपुट डालें, आपका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। राजीव जी, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि आपके पास बहुत सारे मामले आते होंगे, अदालत में इस तरह के बहुत मामले आते होंगे। आपको लगता है कि वास्तव में रिफॉर्म्स की गुंजाइश बहुत रहती है, और जो भारती जी कह रहे हैं उनके अनुभव जो हैं वो उसको आप सही मानते हैं? इसको देखने के दो तरीके हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर हम कानून की नज़र से देखें कि कानून की स्थिति क्या है इस वक्त में, कानून की स्थिति के मुताबिक अगर हम किसी केस विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जैसा भारती जी ने भी अभी कहा, तो वो शायद एक डिफरेंट तरीका होगा। कानून, हमारा देश में कानून का राज है। एज पर द प्रिवेलिंग लॉ, जो ये केस विशेष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शायद उसका बाहर आना कोई रोक नहीं सकता प्रिवेलिंग लॉ के मुताबिक। लेकिन हालांकि कोशिशें चल रही हैं, वो एक कोशिश, देखिए आपको अशोक जी क्या है कि कोशिश अगर होगी भी, मैं मान के ले रहा हूं कि अगर विधेयक पास हो गया, कुछ भी हो गया, इमरजेंसी में प्रोविजंस लगा दिए गए, तो अभी पीनल प्रोविजंस को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू किया जा सकता। जी जी, ठीक है। आगे के लिए किया जा सकता है, आगे क्या किया जाए, क्योंकि वो दूसरा पहलू मैं बता रहा हूं आपको। ये तो कानून का पहलू था कि नहीं किया जा सकता, अभी एज पर जो प्रेजेंट सिस्टम, जो प्रेजेंट लॉ है उसके मुताबिक नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरा सामाजिक ये है कि क्या वो व्यक्ति जो 17 साल का है, या 17 साल 6 महीने का है, 17 साल 7 महीने का है, उसको 18 साल के बाद कोई रात को घंटी बजेगी कि हाँ भी आज आपकी ज्ञानवर्धन हो गया, आज आप वयस्क हो गए, आपके नॉलेज का हो गया, तो आज आपको सजा दी जा सकती है, एक दिन पहले आपको नहीं दी जा सकती थी। जी जी। तो जो प्रावधान है उसके बारे में एक चर्चा हमको एक विस्तृत तौर पर करनी पड़ेगी कि 16 से 18 साल के बीच में अगर कोई हीनियस क्राइम कर रहा है तो उसकी क्या स्थिति थी। जहां तक रिफॉर्म्स का सवाल है, रिफॉर्म्स नो डाउट किए जा सकते हैं, नो डाउट, और हमारा एंडेवर भी होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो जिसके खिलाफ में वो काम करके गए हैं, वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी का दायित्व उनके प्रति भी तो बनता है। जैसे निर्भया की मां ने कहा, वो सड़कों पे आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा, तो बड़ी जायज सी बात है। अगर शायद मैं उसकी जगह पे होऊंगा और मैं वकील नहीं हूं, तो मैं भी एक आम आदमी की तरह से यही सोच के कहूंगा कि भाई वो तो जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया वो तो सड़क पे आ गया, वापस आ गया, अब वो कुछ भी कर सकता है। जी। ये डर समाज के अंदर से, आम आदमी के अंदर से हमको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए कानून में एक विस्तृत फेरबदल लाना पड़ेगा। खाली ये कहने से नहीं काम चलेगा कि आप 16 साल से लेकर 18 साल के बीच में देख लीजिए, बाद में छोड़ दिया जाएगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ ले आइए कि साहब आज के बाद में जो है वो हीनियस क्राइम वालों को 3 साल में नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी एन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड डिस्कशन एट द सोशल लेवल ऑल्सो, तब जाके कानून में बदलाव चाहिए। सामाजिक स्तर पर कहें तो बहुत इस पर शायद बात उस हिसाब से नहीं हुई है। हालांकि 6 अगस्त को कैबिनेट ने एक नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लोकसभा में इसे रखा गया, लोकसभा में ये मई 2015 में इसको पारित भी कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में अभी ये अटका हुआ, हम अभी भी देख रहे हैं राज्यसभा में लगातार कार्रवाई नहीं हो रही, किसी न किसी बात पे हंगामा हो रहा है। लेकिन साथ साथ इसमें एक पहलू ये भी है कि राज्यसभा में क्या ये पारित हो भी पाएगा, क्योंकि राज्यसभा के कई सांसदों ने चेयरमैन हामिद अंसारी को ये लिख कर दिया है कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए। ये जो राजीव जी, अभी इसमें सुधार, अब ये बिल पारित होगा या नहीं होगा ये एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर जो लोकसभा से पारित हुआ विधेयक, आप उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ठीक दिशा में है? नहीं, मेरे हिसाब से तो आई मीन इट इज टू प्रीमेच्योर फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज अभी बिल शायद सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा तो उसमें क्या सुधार होंगे, क्या नहीं होंगी, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी अगर मैं कहूं। लेकिन जो मैंने प्रारूप देखा है उसका, उसमें अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि जहां तक आप जैसे 16 से 18 के बीच में मैंने कहा, क्यों 15 साल वाले 15 साल 9 महीने वाले को क्यों नहीं लेंगे, या 16 साल 1 महीने वाले में, उसमें क्या फर्क है दोनों में? किस बैकग्राउंड से वो व्यक्ति आ रहा है, कहां पे उसका
बचपन बीता है, क्या उसके आसपास के हालात रहे, ये सब चीजों को आप उम्र के साथ नहीं कर सकते हो। एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं अपना सकते हो आप कि आप इस पे तो एज वाइज यहाँ एप्लीकेबल होगा, यहाँ नहीं होगा। नो, आई एम सॉरी। जो प्रेजेंट ड्राफ्ट है उसके अंदर मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि सुधार की बहुत गुंजाइश। भारती, आप इस पर क्या आपका रिएक्शन है? क्योंकि जो राजीव जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग केसेस को अलग अलग तरीके से देखा जाए। क्या आपको लगता है कि ये सही होगा? क्योंकि 16 से 18 साल की उम्र जो है सबसे बड़ा पेच यहीं आके फंस जाता है। देखिए, मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप मुझे समय दें ये बातें यहाँ रखने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वो अपने लिए एक वकील नहीं खड़ा कर सकता। वकील खड़ा करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट कानून के अनुसार आपके पास आप अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी साइन कर सकें। जबकि एक अडल्ट जो 18 से ऊपर हो गया, 18 या उससे ऊपर, वो कभी भी अपने डिफेंस में वकील खड़ा कर सकता है। तो लीगल स्थिति है इसको, राइट, लीगल स्थिति है। और ये लीगल स्थिति साफ एक ये चीज दर्शाती है कि आप सेम सिस्टम नहीं रख सकते उसके लिए जो डिफेंस में किसी को खड़ा कर सकता है और उसके लिए जो किसी को खड़ा नहीं कर सकता। तो वो सिस्टम अलग आपको रखना पड़ेगा। मैं आपको समय दूंगा, एक मिनट। मैं इसको आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन छोटा सा कमेंट इस बिंदु पर राजीव आपका। नहीं, मैं यहाँ पे भारती जी से इससे विद ऑल रिस्पेक्ट सहमत नहीं हूँ। ये कहना कि 18 साल से व्यक्ति कम का जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको कानून के साथ वो वकील नहीं कर सकता। 18 साल से कम का व्यक्ति 17 साल 5 महीने में हीनियस क्राइम कर सकता है, वहां उसका दिमाग चल सकता है। तो कानून को ये नहीं, पर आप डिफेंड आप सिर्फ वकील खड़ा करने की बात नहीं, आप ये देखिए, मैं डिफेंस की भी बात कर रहा हूँ। आप उसको प्रॉपर्टी में राइट देंगे? नहीं देंगे। आप उसको नहीं, प्रॉपर्टी में राइट आप उसको राइट नहीं देंगे कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सके, क्योंकि आप कहेंगे कि अभी वो परिपक्व नहीं है। नहीं, तो उसके लिए 14 साल आप रखते हैं चाइल्ड लेबर के लिए उम्र कि 14 साल तक चाइल्ड लेबर है, उसके बाद वो चाइल्ड लेबर नहीं है, वहां आपने परिभाषा बदल दी। शादी की उम्र आप रखते हैं लड़कों के लिए 21 वर्ष, इसलिए 21 वर्ष रखते हैं कि अभी तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। आदमी जो है वो 21 वर्ष तक जाके रिस्पॉन्सिबल होता है, शादी के लायक होता है। तस्वीर है शादी की, ये कानूनी चीज है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हटकर अगर बात करें तो सवाल ये भी है कि जो किशोर आयु में अपराध जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी एक अपराध का हमारे सामने रेप का मामला आया और रेप के जैसी बात 2 लड़के पकड़े गए, उन्होंने तुरंत अपना स्कूल का सर्टिफिकेट सामने रख दिया कि हम तो किशोर हैं, हमें तो सजा नहीं दी जा सकती। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये एक बात हो गई है कि हम हमारा कुछ कानून बिगाड़ नहीं सकता। नहीं, सजा, ये जो भावना आ गई, ये एक सवाल है। सजा नहीं दी जा सकती, ये मीडिया कह रहा है, कानून नहीं कह रहा है जी। कानून तो बल्कि ये कह रहा है कि 3 साल तक आपको सुधार गृह में रखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद जो है आपका इंडिविजुअल केयर प्लान के अनुसार तय होगा कि आपको और फर्दर मॉनिटर करना है कि नहीं करना है, आफ्टर केयर में आपको डालना है कि नहीं डालना है। तो ये सब चीज कानून कह रहा है, लेकिन मीडिया बार बार यही कह रहा है कि आप फ्री हो गए, आपको कोई सजा नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है। और सजा की जहां तक बात है, 1 दिन की सजा भी बहुत बड़ी सजा होती है। कन्विक्शन का एक रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। तो आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि किसी के नाम पर अगर आ गया कि उसको सजा दी गई है और वो कन्विक्ट हुआ है तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। वो 1 दिन का कन्विक्शन भी उसके जीवन को दूभर कर सकता है। तो आप राजीव जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि सजा नहीं दी जाती है, ये सच है। कानून के मुताबिक उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। सुधार गृह और जेल में बहुत फर्क है। जेल में उसको एज ए मैटर ऑफ पनिशमेंट भेजा जाता है, सुधार गृह में सुधार के लिए भेजा जाता है। एज द वर्ड इटसेल्फ सेज कि ही इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। वो जो जुवेनाइल है वो कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको सुधारा जाए, न कि उसको सजा दी जाए। तो सजा, आप ये उदाहरण लीजिए, मैं आपको 10 सेकेंड लूंगा कि एक व्यक्ति जो 17 साल और 9 महीने या 10 महीने का है और दूसरा उसी के अंदर उसी क्राइम में जो सम्मिलित था वो 18 साल 1 दिन का है या उस एडल्ट है, तो कितना फर्क है? महीने 2 महीने का इंसान का उनका फर्क है। जबकि वो व्यक्ति पूरी कानून की सजा पाएगा और एक को सुधार गृह भेज दिया जाएगा। तो है ना डिस्क्रिमिनेशन। वो कट ऑफ तो कहीं आपको रखना पड़ेगा। अगर आप उसको 16 भी करेंगे, जो है वो सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है। हमारा बेसिक पर्पस इस वक्त में ये होना चाहिए कि सोसाइटी को एजुकेट करके, सोसाइटी के साथ डिस्कशन करके कि उम्र का नहीं,
15 साल, 14 साल, 16 साल नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। आप ये देखिए कि हीनियस से हीनियस क्राइम, यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं कि हीनियस से हीनियस क्राइम 13 साल 14 साल के बच्चों ने भी किया है जी। तो ये कह देना कि नहीं 16 से 18 के बीच में ऐसा होगा क्राइम के अकॉर्डिंग, नहीं, एक जनरल अवेयरनेस लाके कंसेंसस बना के देखना पड़ेगा। पर वो कंसेंसस तो जो आप कह रहे हैं वो जरूर होना चाहिए, लेकिन कंसेंसस बात की बात है। फिलहाल तो विवाद 16 साल पर भी है, बहुत से लोग कह रहे हैं 16 साल भी। भारती, ये जो नया विधेयक है उसमें कहा गया कि 16 से 18 में अगर कोई किशोर जो है हीनियस क्राइम करता है, एसिड अटैक जिसमें रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको जो है उसको व्यस्क की तरह ट्रीट किया जाए कानून के नजरिए से। बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इसमें भी अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो इसमें अपने आप में एक खामी है, और वो सबसे बड़ी खामी ये है कि आपने पहले ही तय कर दिया कि वो उसने ये क्राइम किया है, तभी आप उसको वयस्क वाले सिस्टम में डाल रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से निकाल के वहां भेजने का मतलब ही ये है कि आपने तय कर लिया कि ये ही अपराधी है, अभी अपराध प्रूव नहीं हुआ। तो कानूनी टेक्निकली एक ये बहुत बड़ा वहां पर गैप है जिसको राज्यसभा को और सिलेक्ट कमेटी को देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, जो मैं फिर से कहूंगी, जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इसलिए कि हो सकता है कोई बच्चा जो सिर्फ चोरी करता है उसे लंबे समय तक रिफॉर्म की जरूरत पड़े, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़े, बजाय उसके जिसने मर्डर किया है जी। तो ये हर बच्चे के एक इंडिविजुअल केयर प्लान के अनुसार तय होता है कि क्या आप उसके रिफॉर्म की प्रक्रिया रखेंगे। उस प्रक्रिया को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम इस कानून को बदल रहे हैं तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो चोरी करता है उसको 3 साल तक अंदर रखने की जरूरत नहीं है? हो सकता है उसको जरूरत पड़े 3 साल तक अंदर रखने की। हमें बहुत सोचना होगा कि हम किस तरह का जुवेनाइल जस्टिस का कानून चाहते हैं। तो पर एट द सेम टाइम हमें अकाउंटेबिलिटी तो सुनिश्चित करनी है। जिसने कोई अपराध किया है, चाहे चोरी का किया हो, मर्डर का किया हो, रेप किया हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो सुनिश्चित करनी ही है। तो वो अकाउंटेबिलिटी हम कैसे सुनिश्चित करें, उसके लिए भी कई प्रोसेसेस हैं जो इनिशिएट किए जा सकते हैं। जैसे रेस्टोरेटिव जस्टिस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि आप विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों से बात करें, यदि वो तैयार हैं आपस में बातचीत करने के लिए, जहां विक्टिम बता सके कि अक्यूज्ड का कि उस एक्शन से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, जहां अक्यूज्ड को समझ आ सके कि उसकी वजह से किसी के साथ क्या हुआ है। वो एक ऐसा इंटेंसिव प्रोसेस है जहां कहीं ना कहीं अक्यूज्ड जो है उसको लगता है कि हाँ मैंने जो किया गलत किया। आज हम जो प्रोसेस बना रहे हैं, टोटली रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो प्रोसेस है, वो केवल ये होता है कि आपने सजा दे दी, एहसास उसको हुआ कि नहीं, कहीं उसको समझ में आया कि नहीं कि उसने गलत किया, उस पर कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं। विक्टिम की साइड पर भी फिर से वही दिक्कत आती है कि विक्टिम को अगर मान लीजिए अक्यूज को डेथ पेनल्टी भी दे दी, फांसी की सजा भी दे दी, तो भी विक्टिम्स की हीलिंग हुई या नहीं हुई, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं, तो यहाँ पर सवाल है कि एक लोगों के जहन में जो सबसे बड़ी बात है कि डर नहीं रह गया है। किशोर अवस्था में लोगों को क्राइम करने में अब कोई डर नहीं लगता है। जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि 2010 से 2014 में 47% इजाफा हुआ, और अगर ये 2003 से हम ले तो 2003 से ये कहता था 88%। यही आंकड़े मैं आपको बताती हूँ, जो आप आंकड़े मुझे बता रहे हैं। नहीं भारती जी, ये बात सही है, आंकड़ों को कई तरह से देखा जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि एक जो जिस तरह के केसेस हमारे सामने आए, चाहे वो हमने मुंबई में देखा या दिल्ली में अभी देखा, 2-2, 2.5 साल की बच्चियों के साथ 16-17 साल के लड़कों ने रेप किया, उसमें लग रहा है कि कहीं कानून का डर नहीं रह गया है कि भाई हमें कोई डर नहीं है। इस तरह की बात, राजीव जी, आपको लगता है एक डेटरेंट वाली जो बात है वो लोग कह रहे हैं कि वो जरूरी होनी चाहिए, वो कैसे हो सकती है? डेटरेंट वाली बात तो होना बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट फैल जाएगा, यहाँ पे असुरक्षित लोग महसूस करेंगे अपने आप को। जो मेरा, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ अगेन, कि मेरा मत ये है ऐसा होना चाहिए 16 से 18 साल का जैसा है उसको एक दफे प्रयोगात्मक तरीके से देखा जा सकता है टेस्ट के तौर पर, लेकिन अगर हीनियस क्राइम किया है जी, चोरी छोटी मोटी है वो भी चोरी है, चोरी बड़ी चोरी है, लेकिन रेप, गैंग रेप,
मर्डर, डकैती, अगर ऐसा कुछ काम किया है तो उसको ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बाहर निकलना चाहिए। अगर उसको हम बाहर निकाल के कन्विक्ट करेंगे तो आप देखिए यकीनन इस सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उन बच्चों के ऊपर भी जो आप जैसे अभी इस चर्चा में आपने पहले कहा कि वो कुछ लोगों को पकड़ के लाए और उन्होंने कहा कि हम तो बच्चे हैं, हमारे पास तो आप कुछ पनिशमेंट दे नहीं सकते आप हमारे को, ये फैक्ट है। और ये उन्हीं बच्चों के पास मैसेज जाएगा कि भैया अगर हमने अब कुछ किया उल्टा सीधा काम, हीनियस क्राइम में कहीं भी पार्टिसिपेट करा तो हमारी खैर नहीं। लेकिन इसमें ये भी एक पहलू है राजीव जी जो आप कह रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि ये भी बात है कि ऐसे जो अपराधी हैं उसमें 56% जो किशोर अपराधी थे वो 25,000 जिनकी सालाना इनकम है परिवारों की ऐसी, उसमें से 53% वो जो कि अशिक्षित या फिर प्राइमरी लेवल तक पढ़े हैं। तो जो आपका सामाजिक बैकग्राउंड होता है आप ये सब चीज़ें भी फैक्टर इन करती हैं, तो क्या हमें जब कानून के आप लिहाज से देखते हैं तो क्या हमें इन सब बातों पे नहीं गौर करना चाहिए कि दरअसल ये ऐसे बच्चे क्यों बन गए और किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ये लोग? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये कहता कि सोशल बैकग्राउंड को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, पर हमारे पे ऐसा कोई फुल प्रूफ रिकॉर्ड नहीं है कि जो बच्चे नहीं पकड़े गए हैं वो इस बैकग्राउंड से नहीं आए थे। जी, कुछ आंकड़े ऐसे हैं मेरे पास कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे जो जहां पे रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे भी ऐसे क्राइम हुए हैं, उनको को रिपोर्ट करके हाईलाइट नहीं किया जाता। ये हाईलाइट जो होते हैं वो किसी रिक्शा पुलर के बच्चे को पकड़ के वो उसने अपराध कर दिया तो हाईलाइट हो गया। जी। जो बड़े स्कूलों के या जो स्टिल अभी एडल्ट नहीं हुए बच्चे उनके वो जो क्राइम करते हैं वो तो हाईलाइट नहीं होता। भारती जी जो बात कह रहे हैं ये बात सही है। अगर 56% ऐसे हैं कि जो, तो बाकी जो इसमें 44% होंगे उनमें से किस किस तरह के केसेस होंगे हम नहीं जानते। और कुछ इंडिविजुअल केसेस सामने आए थे जो वाकई में बहुत चौंकाने वाले थे, जिस तरह से राजीव जी बता रहे हैं, अच्छे खासे परिवारों के और पढ़े लिखे स्कूलों में और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले लोग इस तरह के जो शामिल हुए थे। नॉर्थ ईस्ट का एक केस हमें ध्यान है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ तो डेटरेंट होना ही चाहिए? भले ही आप एक सुरक्षा कवच ऐसे बच्चों को जो कि अशिक्षित पर उससे आ रहे हैं, ऐसे सामाजिक उनको आप भले एक सुरक्षा कवच दें, लेकिन इस तरह के जो वर्ग से आ रहे हैं कम से कम उनको एक डेटरेंट तो एक मैसेज जाना चाहिए। देखिए, डेटरेंस के नाम पर हमने 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लेकर के आए, कानून बदला और कानून को बहुत हमने स्ट्रिक्ट बनाया है। हमने मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस कर दिए कि एक प्रकार के रेप में कम से कम 7 साल की सज़ा, दूसरे प्रकार के केस में कम से कम 10 साल की सज़ा, तीसरे प्रकार में कम से कम लाइफ। तो वो हमने कानून को सख्त किया है जी। हमने कई और प्रावधान सीआरपीसी में भी बदले हैं। तो डेटरेंट कहीं ना कहीं कानून से नहीं आ रहा है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके सामाजिक कई कारण हैं। सामाजिक कारण ये है कि लोगों को दिख रहा है, जैसे सर ने कहा और मैं इनसे सहमत हूँ इस बात से, कि अगर आप अच्छे परिवार से हैं और समर्थ हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, जो होगा वो गरीब को होगा। तो वहाँ आप कितना ही कानून को सख्त कर दें, एक इफेक्ट डेटरेंस का खत्म हो रहा है। दूसरा, डेटरेंस इसलिए नहीं हो रहा, आज की तारीख में दिल्ली जो है उसमें इंसेस्ट के केसेस बढ़े हैं। इंसेस्ट यानी कि जहां परिवार के ही लोगों ने अपने बच्चों के साथ बलात्कार किया है या और किसी तरह प्रकार का यौन शोषण। तो उसमें फादर भी है, स्टेप फादर भी है, ब्रदर भी है, मगर ना महिला आगे आती है, बच्ची की माँ आगे आ पाती है, ना उसको उसके परिवार का साथ मिलता है। तो अगर हम दो अलग मापदंड रखेंगे कि मेरे बच्चे ने अगर मेरी बच्ची के साथ कुछ किया तो नहीं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरे के बच्चे ने अगर किया किसी और मेरी बच्ची के साथ तो उसको सजा होनी चाहिए। तो ये मापदंड हमको दोगली नैतिकता से हमको बड़ा हटना कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। सिचुएशन है ये और मामला बहुत बड़ी अशोक जी बड़ी आसान सी स्थिति है। अगर हम उसको सिर्फ कैटेगराइजेशन जो है वो कर लें कि 16 से 18 अगर हम लेके चल रहे हैं, इसके अंदर कैटेगरी हो, हीनियस क्राइम नो एक्सक्यूज, यू विल बी पनिश्ड। और अगर साधारण है तो फिर आपको सुधार गृह में भेज के आपको सुधार की कुछ गुंजाइश है।
अगर आपका दिमाग हीनियस क्राइम की तरफ चल रहा है तो कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसा मैसेज नहीं देंगे तो प्लीज टेक इट फ्रॉम मी कि यहाँ पे अनरेस्ट रहेगा और इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी सोसाइटी के अंदर। मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन क्योंकि जिस केस को लेकर हमने शुरू किया था निर्भया का, उसी को लेकर जो बात आ रही है भारती, उस पर आपका छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा। ये भी बात आ रही है कि इस सरकार के सेक्शन 107 के तहत बॉन्ड भरवा लिया जाए इस लड़के से जिसने निर्भया के साथ बलात्कार किया था, ये जो किशोर है, एक बॉन्ड भरवाया जाए। ये भी बात हो रही है कि इसको एक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाए, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं ये नहीं आई कि इसमें बहुत सुधार आया है। तो क्या आप इस प्रक्रिया को सही मानती हैं? सबसे पहली बात, जो रिपोर्ट्स आई थी वो यही आई थी कि लड़के में सुधार आया है, उसने लिखना पढ़ना सीखा है, उसने स्टिचिंग टेलरिंग सीख ली है, वो पेंटिंग करता है, उसकी पेंटिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी लगी हुई है और कई जगह डिस्प्ले भी हुई है। ये अखबार में रिपोर्ट्स आई थी, अचानक रिपोर्ट बदल गई। तो क्या कारण है ये ढूंढने की और समझने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम पर सरकार नहीं मान रही है। बस सरकार का कहना है कि सरकार की रेडिकलाइजेशन की भी बात आ रही है, बहुत सारी बातें ये भी आ रही है। आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको वो रिपोर्टें सारी मिल जाएंगी जो अखबारों में छपी थी और वो सरकार की ही रिपोर्ट थी। तो सरकार अगर अपना स्टैंड बदल रही है, समझने की जरूरत है कि वो क्या कारण है जो स्टैंड बदल रही है। दूसरी बात ये कि जैसे सर ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है कानून का, तो जब 3 साल उसने पूरे कर लिया, आप उसको और ज्यादा अंदर नहीं रख सकते हैं। आप उसको आफ्टर केयर में जरूर डाल सकते हैं। अब आफ्टर केयर का कार्यक्रम जो उसके लिए आप बनाएंगे, वो उसका क्या प्रारूप होगा, उसी को लेकर के हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटीशन लगाई है, उसमें कहा है सरकार को कि आप इनकी मेंटल कंडीशन का और बाकी सब चीजों का अनुमान लगा करके केयर प्लान बनाइए, ताकि हम तय कर सके कि आगे क्या करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो अब कानूनी प्रक्रिया है और सरकार की ओर से भी जो बात आ रही है उस पर क्या कोर्ट का रुख होगा। राजीव जी, आप इस पर कोई आखिरी कमेंट करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, बॉन्ड और नो बॉन्ड इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खासकर इस स्थिति के ऊपर। प्रेजेंट डे सिचुएशन जो कानून की ये है कि आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जब तक हम नया कानून नहीं लेके आएंगे 16 और 18 के बीच में हीनियस क्राइम को सेपरेट करके और नॉर्मल क्राइम को सेपरेट करके जुवेनाइल को पनिशमेंट होगी अगर वो हीनियस क्राइम करेंगे, तब तक ये अनरेस्ट रहेगा। आप नया कानून 70% रेप केसेस जो हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं वो लव अफेयर्स हैं। आप उनको भी हीनस में डाल रहे हैं, सोचना पड़ेगा। बहुत पेचीदगियां मैं कह रहा हूं बहुत पेचीदगियां इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर तौर पर पेचीदगियां बहुत है। नया कानून भी हालांकि क्योंकि संसद में, राज्यसभा में खासकर हम देख रहे हैं लगातार काम नहीं हो रहा, तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि संसद में नया कानून कब आएगा। पर इस मामले के जब तक संसद में ये बात आगे नहीं बढ़ती, सामाजिक पहलू भी हैं और समाज को कम से कम चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गए निर्भया बलात्कार कांड को, और कम से कम अगर सामाजिक स्तर पर भी हम एक इस पर चर्चा नहीं करते और इस बारे में एक आम राय बनाने की कोशिश नहीं करते, तो कम से कम ये निर्भया के साथ नाइंसाफी होगी। कम से कम इतना तो हमें चाहिए कि सामाजिक स्तर पर इस मुद्दे पर एक राय कायम की जाए कि इस तरह से जो किशोर अपराध होते हैं दरअसल उनसे कैसे निपटा जाए, रास्ता क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, भारती जी, आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया आपका। चर्चा में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।